Let us start with the case studies of chapter 5, which is your micro, small and medium enterprises. ठीक है. Now see, before we start with the same, इस चैप्टर का ना बस एक ही चीज़ जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है MSME का डेफिनेशन. ठीक है. उसकी लिमिट्स बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए आपको. सो बिफोर वी बिगिन टू सॉल्व विद द केस स्टडी, पहले वो लिमिट को एक बार रिवाइज करते हैं. ठीक है. लिमिट आप कैलकुलेट करते थे, दो चीज़ें आप उसमें देखते थे. ठीक है. चाहे वो माइक्रो हो, स्मॉल हो या मीडियम हो. ठीक है. आप पहली लिमिट देखते थे उसमें, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट. ठीक है. दिस वॉज द फर्स्ट लिमिट दैट यूज टू चेक फॉर कॉलिंग इट एज अ MSME डेफिनेशन में. ठीक है. अच्छा, दूसरा लिमिट जो आप लोग चेक करते हो वो होता है टर्नओवर का. बराबर. अब मैं आपको याद रखने की टेक्निक बताती हूँ, MSME का डेफिनेशन याद कैसे रखना है. ठीक है. अभी देखो, माइक्रो एंटरप्राइज के लिए इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 1 CR. ओके. प्लस टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 5 CR. क्या बोला, समझ में आया? फॉर कॉलिंग इट एज एन एंटरप्राइज, कॉलिंग इट एज अ माइक्रो एंटरप्राइज, कंडीशन आप चेक कर, तो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी प्लस टर्नओवर, मतलब प्लस या एंड बोला तो दोनों कंडीशन क्यूमुलेटिवली फॉलो होनी चाहिए. ठीक है. पहली कंडीशन होती है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट, एंड दूसरी कंडीशन होती है टर्नओवर की. तो अगर आपको माइक्रो एंटरप्राइज बोलना है, माइक्रो मतलब एकदम छोटू सा एंटरप्राइज, तो इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 1 CR, टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 5 CR. ये क्लियर हुआ. अब स्मॉल एंड मीडियम की लिमिट बनाते हैं. तो ना क्राइटेरिया तो सेम ही होगी, इन्वेस्टमेंट प्लस टर्नओवर. अब लिमिट थोड़ी सी बढ़ जाएगी. अब लिमिट देखो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो आपको स्मॉल की लिमिट मिल जाएगी. ठीक है. तो क्या लिमिट मिलेगी मुझे? डज नॉट एक्सीड 10 CR, डज नॉट एक्सीड 50 CR. ये समझ में आया? अब मीडियम की लिमिट बनाते हैं हम लोग. देखो, तो अब इस ये वाली लिमिट्स को मल्टीप्लाई कर दो विथ 5, तो क्या बनेगा मीडियम के लिए? डज नॉट एक्सीड 50 CR, टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 250 CR. समझ में आया क्या बोला? तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन का देखो, चैप्टर में कोर क्या दिया हुआ है, वो ये डेफिनेशन के ऊपर ही पूरा चैप्टर बेस्ड है. ठीक है. तो डेफिनेशन क्या बोलता है? कॉलिंग इट एज अ माइक्रो एंटरप्राइज और अ स्मॉल एंटरप्राइज और अ मीडियम एंटरप्राइज, हम दो क्राइटेरिया चेक करते हैं. पहला होता है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट, दूसरा होता है टर्नओवर. दोनों के बीच में एंड लिखा हुआ है, इसलिए दोनों कंडीशंस क्यूमुलेटिवली फॉलो होनी चाहिए. ठीक है. पहली कंडीशन पहले माइक्रो एंटरप्राइज के लिए लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 1 CR, टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 5 CR. ठीक है. 1 CR एंड 5 CR को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो आपकी स्मॉल की लिमिट बन जाएगी. तो स्मॉल में क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 10 CR प्लस टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 CR. ठीक है. अब ये 10 और 50 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो मीडियम की लिमिट बन जाएगी. तो क्या होगा? टर्नओवर सॉरी इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 50 CR प्लस टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 250 CR. याद आ गया? अब दूसरा सुनना, कोविड के टाइम पे इसकी डेफिनेशंस को अमेंड किया था. अच्छा, अब ना ये जो एंटरप्राइज है, ठीक है, जो बिजनेस कर रही है, ये चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो या सर्विस में हो, इन दोनों के बीच में कोई भी डिस्टिंग्विश या कोई भी डिफरेंस नहीं रखा गया है. हम इन दोनों को ही MSME के सारे बेनिफिट्स देंगे अगर वो इस क्राइटेरिया में फॉलो होते हैं तो. ठीक है. After COVID, the definition has been amended, and after that, the difference or the distinguish between manufacturing enterprises and service enterprises has been removed. ठीक है. दूसरा ध्यान से सुनना, इस MSME में जो एंटरप्राइज होती है ना, वो दो तरीके की होती है. एक मैन्युफैक्चरिंग में होती है, एक सिर्फ ट्रेडिंग में होती है. ठीक है. तो अभी समझो, मैन्युफैक्चरिंग वाला क्या होता है, मतलब जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना रहा है. ट्रेडिंग वाला क्या कर रहा है? वो सिर्फ दूसरे का सामान आगे बेच रहा है. ठीक है. तो हम लोग ना कौन सी एंटिटी को प्रमोट करना चाहते हैं, कौन सी एंटरप्राइज को प्रमोट करना चाहते हैं? तो हम इसको. तो MSME में एंटरप्राइज डज नॉट इंक्लूड एनी एक्टिविटी और एनी एंटरप्राइज विच इज एंगेज्ड इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज. ये समझ में आ गया? याद आ गया? थोड़ा सा ब्रश अप हो गया. अब हम इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं. ठीक है. नाउ सी, पास्ट ईयर का. अच्छा, ये क्वेश्चन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मस्त क्वेश्चन पूछा हुआ है. ऐसा लगेगा एकदम आउट ऑफ बॉक्स वाला. ठीक है. अभी ध्यान से देखो. क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं.
ABC Private Limited is engaged in the business of manufacturing of machine parts. ठीक है. Company has the following investment in fixed asset, plant and machinery 115 lakh, including second hand machinery of 25 lakhs and pollution control equipment of 20 lakh. Land and building is 100 lakh, turnover 600 lakh, including export turnover of 150 lakh. ठीक है. ओके, ये लिमिट्स दी हुई है. क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है वो देखते हैं. Explain with details whether ABC Private Limited comes under the definition of micro or small or medium enterprises category as per the new definition of MSME, जो मैंने अभी आप लोगों को बोला कोविड के टाइम पे बदली गई है, चेंज की गई है. ठीक है. अभी लेकिन क्वेश्चन में ना कुछ चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग दी है. यहाँ तो हम लोगों ने कितना सिंपल पढ़ा, इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड ऐसा और टर्नओवर, बट इन्होंने ना बाइफरकेशन दिया हुआ है कि सपोज अगर हम लोग पहले ये बोलते हैं कि पहली क्राइटेरिया जो चेक करनी होती है वो इन्वेस्टमेंट की होती है. ठीक है. तो इन्वेस्टमेंट का इन्होंने अमाउंट दिया हुआ है 115 लाख रुपीज़, बराबर. लेकिन इन्होंने इसमें बोला है कि 20 लाख्स जो इसमें से है ना वो सेकेंड हैंड मशीनरी के है, तो वो भी इंक्लूडेड है. एंड जो हमारा दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग है, तो वो भी इंक्लूडेड है. एंड देर इज समथिंग कॉल्ड एज पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ 20 लाख, वो भी इंक्लूडेड है. तो क्या क्या हुआ यहाँ पे, 25 लाख एंड 20 लाख्स इज इंक्लूडेड. ठीक है. तो 115 में देर इज 25 लाख्स एंड 20 लाख्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड. अभी इन्वेस्टमेंट जब हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी हम लोग देख रहे हैं, तो क्या हम सेकेंड हैंड मशीनरी को भी कंसिडर करेंगे और क्या हम लोग पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट को भी कंसिडर करेंगे. ठीक है. तो ध्यान से सुनना, पहली क्राइटेरिया का आंसर ये आएगा कि देखो आप मशीन खरीद रहे हो, तो आप मशीन खरीद रहे हो अपने बिजनेस के लिए, एंटरप्राइज के लिए. ठीक है. अब देखो सबके पास उतना फाइनेंशियल कैपेसिटी हो कि वो नई मशीनरी खरीदे, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है. तो वो अगर सेकेंड हैंड मशीनरी भी खरीदता है तो भी वो काम किस पर्पज़ के लिए खरीद रहा है, बिजनेस करने के लिए खरीद रहा है. तो क्या आप उसको एक्सक्लूड कर दोगे जस्ट बिकॉज वो सेकेंड हैंड है और नया नहीं है? नॉट एट ऑल. ठीक है. तो 115 लाख में जो ये 25 लाख रुपीज इंक्लूडेड है ना फॉर सेकेंड हैंड मशीनरी, वो एज इट इज रहेंगे. ठीक है. काउंट होगा. अब इन्होंने बोला है कि 20 लाख रुपए है पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट के. ठीक है. हमको ना 115 में से इस 20 लाख को माइनस करना पड़ेगा. ओके. अब ध्यान से सुनो क्यों माइनस करना पड़ेगा. देखो, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट हो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, ये सारे ऐसे खर्चे हैं जो ना आप इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते. जैसे अगर कोई भी कंपनी बोल रहा है मेरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना खर्चा हुआ, आप कैसे उसको एकदम एक्यूरेटली कैलकुलेट करोगे. ठीक है. दूसरा, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट हर एक टाइप के एंटरप्राइज के काम में नहीं आता, हर एक टाइप के एंटरप्राइज उसको यूज नहीं करते. ठीक है. अच्छा, एमएसएमई का बेनिफिट तो हम लोग सारी एंटरप्राइज को दे रहे हैं. ठीक है. तो बेनिफिट्स भी वही देंगे ना जो सारे लोगों को कॉमनली फॉलो हो रहे हैं. कुछ समझ रहा है? तो सिंपल इन शॉर्ट, इस 115 लैक्स में जो 25 लाख है ना सेकेंड हैंड मशीनरी के, वो एज इट इज रहेंगे, उसको हम लोग माइनस नहीं करेंगे. लेकिन जो 20 लाख रुपीस दिया हुआ है पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट का, उसको हम लोगों को यहाँ से माइनस करना पड़ेगा. जब आप एक बार माइनस करोगे तब आपको अमाउंट मिलेगी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी की, एंड दैट इज कॉल्ड एज योर सम अमाउंट विल कम एंड दैट विल बी योर 95 लाख रुपीज. समझा? पहला वाला क्राइटेरिया क्लियर हुआ. अभी दूसरा देखो. दूसरा उन्होंने बोला हुआ है कि टर्नओवर है हमारा 600 लैक्स, इसमें से ना 150 लैक्स जो है वो है एक्सपोर्ट टर्नओवर. ठीक है. 150 लैक्स इज फॉर एक्सपोर्ट टर्नओवर. ठीक है. अभी सुनो, हम जो ये एमएसएमई का एक्ट पढ़ रहे हैं, जो डिमिट लिमिट्स काउंट कर रहे हैं, हम ये एंटरप्राइज कौन सी काउंट कर रहे हैं, जो इंडिया के अंदर ऑपरेट हो रही है वो. ठीक है. तो रेवेन्यू और टर्नओवर भी हम लोग कौन सा देखेंगे, जो इंडिया के अंदर का रहेगा वो. ठीक है. सो हम लोगों को यहाँ पे एक्सपोर्ट टर्नओवर, एक्सपोर्ट का मतलब हमारा सेल्स एक्सपोर्ट से कहा हुआ है, बाहर की कंट्रीज से हुआ है, तो डेफिनेशन इंडिया की है, एक्ट इंडिया का है, तो एक्सपोर्ट का टर्नओवर इस टर्नओवर वाली क्राइटेरिया में क्यों एप्लीकेबल होगा, क्यों काउंट किया जाएगा. ठीक है. तो 600 लाख जो टोटल अमाउंट है सेल्स का, उसमें से हम लोग 150 लैक्स को माइनस कर देंगे. समझ रहा है? तो हमारे पास अमाउंट आएगा 450 लैक्स. 450 लैक्स इज कॉल्ड एज 4.5 CR. समझा? तो अब अपने को फाइनल लिमिट्स मिल गया, इन्वेस्टमेंट का भी और टर्नओवर का भी. ठीक है. इसके बेस पे हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि इस एंटरप्राइज को आप माइक्रो एंटरप्राइज बोलोगे या फिर आप इस एंटरप्राइज को स्मॉल बोलोगे या मीडियम बोलोगे. ठीक है. तो अभी मैंने आप लोगों को लिमिट बताया. ठीक है. ये वाले सारे लिमिट्स. ओके.
अब मुझे आप लोग ही बताओ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना है 95 लाख रुपीस, टर्नओवर कितना है 4.5 CR रुपीस, कहाँ पे आना चाहिए 95 लाख मतलब डज नॉट एक्सीडिंग 1 CR, ठीक है, 4.5 CR मतलब इज नॉट एक्सीडिंग 5 CR, ठीक है। तो हम इस एंटरप्राइज को क्या बोलेंगे, माइक्रो एंटरप्राइज बोलेंगे। समझ में आया? सो दैट विल बी द डेफिनेशन। अब ध्यान से सुनो आंसर कैसे लिखेंगे। देखो ये ऐसा क्वेश्चन था कि मुझे डेफिनेशन तो आती है बट मुझे ना कौन से अमाउंट को कैलकुलेट करना है कौन से को रिमूव करना है वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और फिर होगा क्या, हम कुछ भी रॉन्ग अमाउंट कैलकुलेट करके उसके हिसाब से डेफिनेशन बताएंगे तो मे बी आवर आंसर कैन बी रॉन्ग, ठीक है। तो ध्यान दो, इस पॉइंट को अच्छे से समझो, ठीक है। अब आंसर ऐसे लिखा जाएगा, पहले हम लोग लिखेंगे डेफिनेशन, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि इस केस के हिसाब से क्या होगा एंड देन कंक्लूजन। क्लियर है? चलो फटाफट से देखो। नाउ अभी डेफिनेशन जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो लिखी हुई है यहाँ पे। एन एंटरप्राइज शैल बी क्लासिफाइड एज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया। सबसे पहला, माइक्रो एंटरप्राइज वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 1 CR एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 5 CR, ठीक है। स्मॉल एंटरप्राइज के लिए इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 10 CR, टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 CR, ठीक है। मीडियम के लिए इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 50 CR, टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 250 CR, ठीक है। नाउ यहाँ ये वाले पैराग्राफ एकदम ध्यान से सुनना, इसमें आप लोगों को कैलकुलेशन बताया हुआ है कि कौन सी अमाउंट लेनी है कौन सी अमाउंट नहीं लेनी है, ठीक है। देखो, MSME इंक्लूड्स ऑल एस्टैब्लिशमेंट एंगेज्ड इन आइदर मैन्युफैक्चरिंग और रेंडरिंग सर्विस बट इट डज नॉट इंक्लूड दोज एंटरप्राइजेज विच आर ओनली एंगेज्ड इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज। ये भी मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, ठीक है। ये वाला जो हम लोगों ने लिखा था ये, ठीक है। अभी देखो, द एक्सप्रेशन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइंड टू द प्लांट एंड मशीनरी इनकम टैक्स रूल्स framed under Income Tax Act and shall include all tangible assets other than land and building, furniture and fittings, ठीक है। The purchase value of a plant and machinery or equipment, whether purchased first hand or second hand, shall be taken into account, excluding goods and service tax on self-disclosure basis if the enterprise is a new one without filing any ITR, ठीक है। अच्छा देखो, ये इनकम टैक्स रिलेटेड जो इतना डिटेल में दिया हुआ है ये चीज़ दी हुई है, हमको ये आंसर एग्जाम में नहीं आएगा, अपने को ये सारी चीज़ें याद नहीं रहेगी, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप डेफिनेशन लिखो, आप फैक्ट्स देखो केस में और सीधा कंक्लूजन लिख दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। देखो आगे, द कॉस्ट ऑफ सर्टन आइटम स्पेसिफाइड इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ सब 7 सबसेक्शन 1 of micro, small and medium shall be excluded from the calculation of the amount of investment in plant and machinery, that is calculating the amount investment in plant and machinery, the cost of pollution control, research and development, industrial safety devices and such other items as may be specified shall be excluded, ठीक है। Exports of goods or services or both shall be excluded while calculating the turnover of any enterprise whether micro, small or medium for the purpose of classification, ठीक है। तो उन्होंने वो रीजन भी बता दिया। अब देखो, in the given situation the investment in plant and machinery or equipment is 95 lakhs, ओके। जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 115 में से हम लोगों ने 20 lakhs को माइनस कर दिया तो हमारे पास में आया 95 lakhs, ठीक है। टर्नओवर में से हम लोगों ने कितना माइनस किया था, 600 lakhs में से 150 लाख जो एक्सपोर्ट टर्नओवर वाले थे ना, हमने उसको माइनस कर दिया था, तो अमाउंट कितनी मिली थी 450 lakhs। तो हमारा क्या हुआ आंसर, दैट दिस ABC प्राइवेट लिमिटेड विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज एज पर द न्यू डेफिनेशन। क्लियर विद दिस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। XYZ Private Limited is engaged in manufacture of engineering components. The company has an investment of 5 CR and turnover of 25 CR. ठीक है। Company wants to know their category as per the new definition of MSME. ओके तो अभी हम लोगों ने ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है, सीधा उन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ है, टर्नओवर 25 CR है, ठीक है। अभी will your answer be different if XYZ Private Limited is in service sector with the aforesaid limits of investment and turnover, ठीक है। नाउ पहले हम लोग एक पार्ट ऑफ द आंसर करते हैं, तो कितना है हमारा इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। इन्वेस्टमेंट कितना था 5 CR, टर्नओवर था 25 CR, ठीक है। अच्छा अगर माइक्रो की डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें था 1 CR 5 CR, देन मीडियम सॉरी स्मॉल में था 10 CR 50 CR एंड मीडियम के लिए था 50 CR एंड 250 CR,
ठीक है। तो ये सबके आगे क्या लिखा हुआ था, डज नॉट एक्सीड एंड इन्वेस्टमेंट प्लस टर्नओवर दोनों की लिमिट अपने को देखने की। तो हमारे के हिसाब से, हमारी कंडीशंस क्राइटेरिया के हिसाब से हम लोग कौन से वाले में आने चाहिए वो बताओ। ये तो हमारी माइक्रो वाली लिमिट से एक्सीड हो जा रहा है, तो इसमें आएगा क्या, नहीं। तो चलो माइक्रो का ऑप्शन कैंसिल हुआ। स्मॉल में आ रहा है क्या, इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 10 CR, एक्सीड हो रहा है क्या 10 CR से, नहीं, ठीक है, एक क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है। टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 CR, तो क्या हमारा टर्नओवर 50 CR से एक्सीड हो रहा है क्या, नहीं। तो दूसरी क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गई। तो हम लोग कौन से वाले में आएंगे, कौन से एंटरप्राइज में आएंगे, स्मॉल एंटरप्राइज में आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे, देखो वो लोगों ने आपको पहले डेफिनेशन दे दी है, ओके। अभी हम लोग कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उन्होंने कंक्लूजन दिया, XYZ प्राइवेट लिमिटेड कैन बी कैटेगराइज एज अ स्मॉल एंटरप्राइज एज इट्स इन्वेस्टमेंट इज अप टू 10 CR एंड टर्नओवर इज लेस देन 50 CR, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है कि क्या आपका आंसर अलग होगा अगर ये XYZ प्राइवेट लिमिटेड सर्विस सेक्टर में होती विद द सेम इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर, तो क्या हमारा आंसर डिफरेंट होता, नहीं। क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या देखा, जब मैंने आप लोगों को रिवाइज किया, तो क्या हमने न्यू डेफिनेशन के बाद, कोविड के बाद की डेफिनेशन के बाद, क्या हमने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के बीच में कुछ डिफरेंस रखा है क्या, नहीं। सो दैट विल बी नो डिफरेंस, ठीक है। तो नाउ वन मोर केस स्टडी इज गिवन फ्रॉम योर मॉड्यूल। केस क्या बात कर रहा है वो आप लोग एक बार समझ लो। तो हमने ना एमएसएमई वाले चैप्टर में एक एमएसएमई फैसिलिटेशन काउंसिल करके एक टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। ओके अभी ये क्या होता है समझो, जो भी जैसे कभी एमएसएमईज और कोई कंपनी के बीच में या कभी डिस्प्यूट हो जाता है ना, तो दिस एमएसएमई फैसिलिटेशन काउंसिल वर्क्स, ओके। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तुम्हारा केस ये बोल रहा है कि अगर ये काउंसिल ने कोई डिसीजन दिया जिसको हम लोग अवार्ड बोलते हैं, ठीक है। जैसे आर्बिट्रेटर जब कोई डिसीजन पास करता है तो हम उसको आर्बिट्रल अवार्ड बोलते हैं ना, वैसे ही इन्होंने कोई डिसीजन दिया तो हमने इसको बोला कि ये अवार्ड पास किया, ठीक है। अभी अवार्ड पास किया, लेकिन कोई पर्सन है, सपोज मिस्टर एक्स है, वो इसके डिसीजन से डिससेटिस्फाइड है, ठीक है। हुआ क्या, फैसिलिटेशन काउंसिल ने एक डिसीजन पास किया, जजमेंट दिया और अवार्ड पास किया, एंड समबडी इज डिससेटिस्फाइड विद दिस ऑर्डर, ठीक है। तो ये ना मिस्टर एक्स वांट्स टू फाइल एन अपील, ठीक है। अपील फाइल करना है विद द कोर्ट, ठीक है, ट्रिब्यूनल। भी हो क्या रहा है देखो, सो फैसिलिटेशन काउंसिल हैज गिवन एन अवार्ड्स, जिसके डिसीजन से नाखुश होके ये पर्सन अपील फाइल करना चाहता है इन अ कोर्ट। ये समझ में आया। अब समझो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट सुनना, ठीक है। ये सिर्फ इसकी बात नहीं है, देखो लीगली ना लॉ में आपने ये चीज पढ़ा होगा, वेन एवर अ पर्सन वॉन्ट्स टू फाइल एन अपील, ठीक है, अपील अपेलेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, अपील फाइल करने के टाइम पे ना जब हायर अथॉरिटी के पास आप जाते हो, हायर अथॉरिटी आपकी अपील सुनने से पहले आपको बोलती है कि आपको ना एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, एंड उसी के बाद आपकी अपील को एंटरटेन किया जाएगा। मतलब जैसे यहाँ पे भी क्या बोला हुआ है कि ये मिस्टर एक्स को जो अपील फाइल करनी है ना, उससे पहले मिस्टर एक्स को इस कोर्ट में 75% ऑफ अमाउंट जो इन्होंने अपने डिसीजन में सुनाया था, ठीक है, उसका 75% एज अ डिपॉजिट जमा करना है ये कोर्ट में, उसके बाद ही उसकी अपील को एंटरटेन किया जाएगा। इतना समझ में आया। अब मेरा ध्यान से सुनो, ये करने का लॉजिक क्या होता है, जब भी अपील फाइल होती है ना, देखो एक पूरे केस को लोअर कोर्ट ने अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करके, अपने हिसाब से सब कुछ कर डिसाइड करके केस का जजमेंट पास कर दिया था, ठीक है। अब वापस ना केस रीओपन होने वाला है इन द हायर कोर्ट, ठीक है। हायर कोर्ट के पास जब केस रीओपन होगा तो हमारे लिए अपील होती है, ठीक है, जो फाइल करता है उसके लिए अपील होती है। बट हायर कोर्ट को समझो पूरा केस वापस से चेक करना है ना, मतलब पूरे केस को वापस रीओपन करना है, वापस सारे एविडेंसेस देखने हैं, वापस सारे लोगों को एग्जामिनेशन पे बुलाना है, पूरी इन्वेस्टिगेशन फिर से करनी है, और दूसरा ये लोअर कोर्ट ने जो डिसीजन पास किया था उसको भी वेरीफाई करना है। ये समझ में आना है, ठीक है, एक ये ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव, देखो कोर्ट अपनी इंडियन जुडिशरी के पास में वैसे भी टाइम नहीं है, इतने सारे केसेस आउट पेंडिंग है और सब चीज़ें हैं,
तो ये डिपॉजिट रखने का दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी आके नॉन सीरियस अपील फाइल ना करे, मतलब उसका इंटेंशन सिर्फ किसी को हैरान करना है या सिर्फ कोर्ट का टाइम वेस्ट करना है, ऐसे कोई भी लोग आके अपील फाइल ना करे, इसीलिए ये प्री डिपॉजिट की कंडीशन रखी हुई है। समझ में आया? तो अपील फाइल करने से पहले कोई भी कोर्ट हो, इस केस की बात नहीं है, कोई भी कोर्ट हो, ये अमाउंट सर्टन परसेंटेज ऑफ अमाउंट एज अ डिपॉजिट देना पड़ता है टू द हायर कोर्ट, और उसके बाद ही अपील, आपकी अपील को सुना जाता है। ये समझ में आया? तो ये जो भी मैंने समझाया आपको इस पर्टिकुलर मॉड्यूल वाले केस में दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे ऐसा बोला हुआ है कि फैसिलिटेशन काउंसिल ने जो अवार्ड पास किया ना, एंड इफ दैट फैसिलिटेशन काउंसिल वाज एक्टिंग एज अ आर्बिट्रेटर टू द एमएसएमई, ठीक है, ये आर्बिट्रेटर जैसे अगर काम कर रहे थे, ठीक है, फॉर एमएसएमई, तो आर्बिट्रेटर के लिए यू मस्ट बी नोइंग एक एक्ट बना हुआ है, आर्बिट्रेशन मीडिएशन एंड कंसीलिएशन एक्ट, ठीक है। तो इसका पूरा प्रोसीजर कौन सा एक्ट गवर्न करेगा? वही एक्ट गवर्न करेगा विच इज कॉल्ड एज आर्बिट्रेटर मीडिएटर एंड कंसीलिएटर, ठीक है। तो दो पॉइंट इस केस स्टडी में दिए हुए कि फैसिलिटेशन काउंसिल के डिसीजन के अगेंस्ट किसी को अपील फाइल करना है विद द कोर्ट, तो उसको 75% ऑफ द अमाउंट एज अ डिपॉजिट भरना पड़ेगा बिफोर फाइलिंग ऑफ द अपील, तभी आपकी अपील को एंटरटेन किया जाएगा। एंड दूसरा, जो हमारा अगर फैसिलिटेशन काउंसिल हैज वर्कड एज एन आर्बिट्रेटर, तो फिर आर्बिट्रेटर के लिए सब डिसीजन सब कुछ गवर्न किया जाएगा एज पर आर्बिट्रेशन एक्ट ओनली। आर वी क्लियर विद दिस? लेट अस रीड द केस। सो ध्यान से पढ़ते हैं। In the case of Messrs. Glycols Limited and another versus Micro and Small Enterprises Facilitation Respondents Council, Medical Malkagiri and others, civil appeal number this is. The Apex Court in its order dated November 6, 2023 observed that in terms of Section 19, an application for setting aside an award of the Facilitation Council cannot be entertained by any court unless the appellant has deposited 75% of the amount in terms of the award. ठीक है? Now, in view of the provision of Section 18, subsection 4, where the Facilitation Council proceeds to arbitrate upon a dispute, the provisions of 1996 Acts are to apply to the dispute as if it is on the pursuance of an arbitration agreement under subsection 1 of Section 7 of that Act. Hence, the remedy which is provided under Section 34 of 1996 Act would govern an award of the Facilitation Council. However, there is a superadded condition which is imposed on Section 19 of MSME Act to the effect that an application for setting aside an award can be entertained only upon the appellant depositing with the council 75% of the amount in terms of the award. Section 19 has been introduced as a measure of security for enterprises from whom a special provision is made in MSME by the Parliament. In view of the provision of Section 18 subsection 4, the appellant had a remedy under Section 34 to challenge the award which it failed to pursue. तो जो 75% वाला इस केस का बात था वो यहाँ पे दिया हुआ है। और दूसरा पॉइंट, इन द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन गुजरात स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस महाकाली Foods Private Limited, a two-judge bench of the court has observed in course of drawing its conclusion that proceedings before MSME's Council, Institute or Center acting as an arbitrator or arbitral tribunal under Section 18 subsection 3 of MSME Act would be governed by Arbitration Act. क्लियर हो गया? तो दीज आर योर केस स्टडीज फॉर एमएसएमई एक्ट। उसमें ना जो हमने ये वाला केस स्टडी पढ़ा था इसको बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 5 एमएसएमई एक्ट।